राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। इनफैक्ट आई जस्ट राइट दिस डाउन। ये है एक 2 मार्क का क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द स्टफ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन। एक्सप्लेन why an increase in the quantity of protein, explain why an increase प्रोटीन की क्वांटिटी में in the diet leads to an increase of the urea concentration, या the concentration of urea in urine. This is a 2 mark. So let me know when you are done with this. Yeah, sir, I'm done. Yeah, so could you explain your answer? Yeah, so basically, I wrote that excess amino acids, they are basically deaminated in the liver to produce ammonia, which is then converted into urea. Hence, like more protein in the diet provides more amino acids. Okay, तो ये बिल्कुल सही था कि जो एक्सेस प्रोटीन्स हैं दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, और ये एक्सेस अमीनो एसिड्स डीएमिनेशन होती हैं उनकी, और फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं जो कि यूरिया साइकिल से। यू डोंट इवन नीड टू मेंशन यूरिया साइकिल व्हिच यू डिडंट, दैट्स फाइन। आई कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर साइड्स। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। अगर हमारे पास लेट्स से जस्ट फॉरगेट प्रोटीन्स फॉर अ सेकंड, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स या लेट्स से फैट्स, हम फैट्स, दे आर गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, राइट? वी ईट फैट्स, कुछ फैट जो होता है वो यूज अप हो जाता है। वेयर डज द रेस्ट ऑफ द फैट गो? Uh, जस्ट यू गेस। तो मतलब अगर हम मोर एक्सपेक्टेड, मतलब हम फैट खाते हैं विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड बाय आवर बॉडी, वो रेस्ट ऑफ द फैट जाता का most, I think it's deposited on the organs. इट्स डिपॉजिटेड ऑन द ऑर्गन्स। वो हमारे एडिपोज टिश्यू लेयर में चला जाता है। यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड इन स्कूल, एडिपोज टिश्यू लेयर। Yeah. या तो ये एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है एक्सेस फैट। लेकिन एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू एन इंक्रीज इन आवर वेट। लेकिन अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, कुछ प्रोटीन्स होता है अमाउंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड कि इतना अमाउंट हमें खाना जरूरी है, वो बॉडी यूज अप कर लेती है। लेकिन ये एक्सेस प्रोटीन्स डीएमिनेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक्सेस फैट स्टोर होता है लेकिन एक्सेस प्रोटीन डीएमिनेट हो जाता है? वो इसीलिए बिकॉज द बॉडी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन्स। नेवर विल यू हेयर ऑफ द फैक्ट कि प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन योर बॉडी। बॉडी स्टोर ही नहीं कर सकती इन प्रोटीन्स को। एक तो होता है the amount of protein which the body requires, that obviously gets used up. Now comes excess proteins. इस excess proteins को deaminate करते हैं, फिर उसके बाद it goes, ammonia goes into the urea cycle, keto acid becomes part of the respiration. तो ये सब होता है उस excess protein के साथ। So make sure you're able to write this point down कि जो body है वो protein store ही नहीं कर सकती, ताकि हम अपने आंसर का बेस तो बनाए ना कि क्यों deamination होती है और क्यों दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डीएमिनेट नहीं होगा। सो डिड यू गेट दिस पॉइंट? Yeah, I do. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज
the structure, the structure ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो हमें ये पता है कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले तो वो बोमेन्स कैप्सूल आता है, उसके बाद देयर इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कम्स द लूप ऑफ हेनले, देन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड मेनी नेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि एक किडनी के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, नो, बट मेनी, अगर हम नेफ्रॉन टू कलेक्टिंग डक्ट का रेशियो देखें तो वो बहुत बड़ा आएगा। देयर आर मेनी नेफ्रॉन्स फॉर वेरी फ्यू कलेक्टिंग डक्ट्स इन बोथ किडनीज। नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल के बाद स्ट्रक्चर था पीसीटी, हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, हमने उसके अडेप्टिव फीचर्स देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए। लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर देखते हैं। लूप ऑफ हेनले एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक ऑल ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द नेफ्रॉन, और ये मेड्यूला में प्रेजेंट है। तो किडनी की जो लोकेशन है ना जहाँ पे हेनले, लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट, दैट इज द मेड्यूला। एंड वेयर वाज द पीसीटी प्रेजेंट? Could you repeat? Where was the PCT present, the proximal convoluted tubule? In the cortex? In the cortex, correct. So the PCT is in the cortex. उसके बाद ये loop of Henle एक tubular structure है which is present within the medulla. तो ये याद रखना हमें बहुत जरूरी है. So let me just highlight this. Okay. अब ये इसका स्ट्रक्चर, हमें इसकी लोकेशन भी ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, जो कि अभी हम देखिए डायग्राम के फॉर्म में ये एक्सटेंड होता है, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पीसीटी टिल द स्टार्ट ऑफ द डीसीटी। तो ये एसेंशियली क्या कर रहा है कि ये पीसीटी और डीसीटी को जोड़ है, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पीसीटी टिल द स्टार्ट ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, जो लाइक देयर आर नेफ्रॉन्स, हमें पता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दो तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स होता है। आई एम नॉट श्योर इफ ये अभी तक पढ़ाया हुआ होगा इन स्कूल, बट लेट्स सी। सो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब मैं नेफ्रॉन की वो वाली दो कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा कि एक नेफ्रॉन के अंदर, विद इन अ नेफ्रॉन देयर इज द ट्यूबुलर सेगमेंट, द वैस्कुलर सेगमेंट, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन्स इटसेल्फ, के दो अलग अलग तरीके के नेफ्रॉन हैं। तो ये कौन सी दो कैटेगरीज हैं, एंड व्हाट इज इट बेस्ड ऑन, कि मतलब हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज क्यों बनाई? इट इज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ एंड। तो ये जो लूप है ये कितना बड़ा है या ये कितना छोटा है, कितना डीप रन करता है इनटू द मेड्यूला या कितना कम रन करता है इनटू द मेड्यूला, उस हिसाब से नेफ्रॉन्स डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में। सो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ एनले, सो टेल मी दिस, अगर लूप ऑफ एनले जो कि हमें पता है कि मेड्यूला में है, अगर इस लूप की साइज बड़ी होगी, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बड़े लूप का नेफ्रॉन बनाता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एंड देन कम्स द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तो है एक बड़े लूप ऑफ फेनले वाला नेफ्रॉन। विल दिस नेफ्रॉन का लूप रन डीप इनटू द मेड्यूला, या ये बिल्कुल मेड्यूला के स्टार्टिंग में ही आके खत्म हो जाएगा? It will run deep into the. इट विल रन डीप इन द मेड्यूला, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, इसका जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू अ शॉर्टर वन। तो इस बेसिस पे डिवाइड होते हैं नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन्स की दो कैटेगरीज के नाम क्या हैं? सबसे पहले टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एंड देन द सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड juxtamedullary nephrons. नाउ, इससे पहले कि यू गेट सरप्राइज कि ये क्या है, दिस इज नॉट इन द सिलेबस, मैं पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज है। इफ यू गेट इट RTK दैट्स रियली गुड, also इफ यू made डोंट, us do it नॉट in अ प्रॉब्लम school. एट ऑल।
ऑल राइट ओके तो ये जो दो नेफ्रॉन्स हैं द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ये दो नेफ्रॉन्स में डिफरेंस क्या है एज इन कौन सा नेफ्रॉन वो है जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्टर है या जिसका लूप ऑफ हेनले ज्यादा लॉन्गर है सो द कॉर्टिकल वंस जो होते हैं आर दोज बिकॉज सिलेबस जानना बहुत जरूरी है जब तक अगर हम सिलेबस को अकाउंट में ही नहीं लेंगे तो फिर तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर भी बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस आते हैं जुक्सटामेडुलर नेफ्रॉन्स के अंदर भी बहुत बिट्स एंड पीसेस आते हैं विच इंशाल्लाह यू लर्न इन मेड स्कूल तो इतना सब पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है ए लेवल्स में सो जस्ट फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो होते हैं विथ अ शॉर्टर लूप ऑफ हेनले And जाहिर सी बात है the juxtamedullary nephrons are those with a relatively longer loop of Henle. Sir, if you mention things that are not included in the syllabus in our answer, we don't get marks for that, right? इसमें it's a yes and no answer क्योंकि कभी कभार कुछ मार्किंग स्कीम्स में you will see the word AVP written कभी कभार you will see it not being written तो you No, I can't mean obviously generally. जनरली नो क्योंकि सिलेबस बना ही इसलिए फॉर द कैंडिडेट्स कि उनको पता हो कि हमें पढ़ना क्या क्या है अब वो वही सब पढ़ के आएंगे तो मार्किंग स्कीम भी ऑब्वियसली उसी पे बेस्ड होगी नाउ इफ अ पर्सन डज एक्स्ट्रा तो दे वोंट टेक इनटू अकाउंट ऑफ दैट इन द मार्किंग स्कीम राइट एक्सेप्ट द एवीपी वाला पार्ट Yeah, because there's so many things we've done which are, I think, they're not included in the syllabus. तो व्हाट यू कुड डू फॉर दिस एंड ये मैं हर किसी को बताता हूँ जिनके स्कूल में ऐसी टीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सिलेबस की डीप में चली जाती हैं सिलेबस के बाहर की बाउंड्रीज पे भी चली जाती हैं whenever you are self-studying, just keep a syllabus sheet in front of you. PDF, physical, just print it out and see, okay, अब ये नेफ्रॉन का टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या मेरी ये चीजें हो गई हैं, चेकलिस्ट एंड देन यू मूव ऑन। कैम्ब्रिज की सिलेबस इज सो एग्जैक्ट उससे 1 सेंटीमीटर आगे या पीछे कुछ भी नहीं आएगा इट्स जस्ट Uh, दैट राइट तो juxtamedullary are those with a longer loop of Henle running deep into the medulla so just finishing this up quickly क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है running deep into the medulla. Okay, now अब ये जो loop of Henle है now we need to know this from now on this everything is in syllabus the loop of Henle is made of an ascending limb and a descending limb. So हमें दिखता है राइट कि the loop of Henle नीचे जा रहा है and then it changes its direction to move upwards. तो पहले descending limb आती है उसके बाद ascending limb आती है. Ascending limb is closer to the DCT, descending limb is closer to the PCT. So once you have the structure of nephron दिमाग में, you don't even need to remember these points. So the loop of Henle is made of an ascending limb and a descending limb. Okay. अब हम इस लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करते हैं कि इसकी डिसेंडिंग लिम्ब में किस तरीके के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है उसमें क्या होता है और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है सो लेट्स लुक एट दैट तो दिस इज द आउटर पार्ट एंड नाउ मैं एक डबल साइड बना रहा हूँ डबल लेयर बना रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि कौन सी चीज इज इन विच पार्ट सो ऑब्वियसली दिस इज द डिसेंडिंग एंड दिस इज द असेंडिंग अब पीसीटी डिसेंडिंग लिम्ब से पहले आता है डीसीटी असेंडिंग के बाद आता है हमने ये लेबल कर दिया उसके बाद ये वाला जो पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब का जस्ट द इनिशियल पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब उसमें देयर आर सम कैरियर प्रोटीन्स और उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यू कुड से उनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स नाउ यू डोंट नीड टू वरी व्हाट एक्वापोरिन्स इज बिकॉज हम ये डिटेल में देखेंगे जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं मतलब कि वाटर लेवल इन द ब्लड या इन द बॉडी को कंट्रोल किस तरह किया जाता है तो वो उसमें एक्वापोरेन जाते हैं नाउ यू डोंट नीड टू नो व्हाट इट डज हाउ डज इट वर्क यू जस्ट नीड टू नो
कि इट एग्जिस्ट फॉर नाउ। तो डिसेंडिंग लिम्ब के बिल्कुल स्टार्ट में यू हैव एक्वापोरेंस। दीज एक्वापोरेंस, जस्ट अ ब्रीफ अबाउट देम, कि ये परमिएबल होते हैं टू वाटर। दैट्स ऑल यू नीड टू नो फॉर नाउ। अच्छा, अब ये वाली जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, ये पूरी की पूरी लिम्ब इज इम्परमिएबल टू आयंस। सो द डिसेंडिंग लिम्ब, अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ पहले डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में, कि द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, क्योंकि एक्वापोरेंस हमारे पास है, बट इम्परमिएबल टू आयंस। इसका मतलब कि you remember we talked about the selective reabsorption of ions, for example, sorry, glucose and then the proteins and amino acids in the Uh, PCT. could you repeat? So you remember we talked about the selective reabsorption of glucose, proteins, and amino acids in the PCT, Yeah. Yes. and you remember that ions उसमें अभी तक selectively reabsorb हमने नहीं किए थे। Yes. ये आयॉन्स अब इस फ्लूइड के थ्रू मूव करेंगे। सो ऑब्वियसली पीसीटी में से मूव करने के बाद अब ये लूमिनल फ्लूइड जो पहले पीसीटी के लूमेन में था, अब ये लूपोफेनले में आ गया। अब ये यहाँ पे है। सो जब व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब, क्या इसके अंदर आयॉन्स होंगे अभी भी? Yeah. क्योंकि ये पीसीटी में सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं हुए थे। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू आयॉन्स। तो ये सोडियम आयॉन्स जो अब इस डिसेंडिंग लिम्ब से मूव कर रहे हैं, क्या ये डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर जा सकते हैं? Not yet. तो इससे हम समझते हैं कि नाउ दीज आयॉन्स विल मूव ऑन टू दी असेंडिंग लिम्ब। तो ये तो बात हो गई आयॉन्स की, कि ये लूमिनल फ्लूइड में थे पहले इन द पीसीटी, वहां पे ये सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं हुए, फिर ये लूप ऑफ फेनले के अंदर आए, वहां पर भी ये डिसेंडिंग लिम्ब में सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं हुए। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द असेंडिंग लिम्ब, फिर हम देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। बट फॉर नाउ डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, impermeable to ions. Number two, the descending limb concentrates the luminal fluid. तो यहां पे मैं लिखता हूं, the descending limb concentrates the luminal fluid as water is selectively reabsorbed. अब let's understand how does this entire process actually work. Not about the water की selective reabsorption, but ये कि concentrate कैसे हो जाता है। So let's suppose मेरे पास एक water का container है, इसमें water भी है, इसमें कुछ solutes भी हैं। अगर मैं इस water को इस container में से निकाल दूं, तो कैन आई से कि इस कंटेनर में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई है या कम हो गई है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई. बढ़ गई है। द सॉल्यूट हैव नाउ इंक्रीज्ड। टेक्निकली तो तीन मॉलिक्यूल्स ही हैं जो इसे मैंने बनाए हैं, लेकिन क्योंकि वाटर कम हो गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स और द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नाउ इंक्रीज। एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है। ये डिसेंडिंग लिम्ब which contains aquaporins on its lining are permeable to water. Water is selectively reabsorbed while it is in the descending limb, और अब इस लूमिनल फ्लूइड में वाटर बहुत कम है। तो ये इसने क्या किया डिसेंडिंग लिम्ब में? कॉन्सेंट्रेट कर दिया इसने लूमिनल फ्लूइड पे, क्योंकि वाटर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर थ्री, वाटर की सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो है वो पैसिव है। सो पैसिव सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन of water takes place. Now tell me this, whenever I use the word active transport as a form of transport, why do we call it active? Because it uses energy for बिल्कुल, the it uses energy. purpose. Correct. Active का opposite क्या होता है? What's the opposite word for active? Passive. Passive.
तो इस तरीके की सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या एनर्जी यूज होगी? No. नो। तो यहाँ पे द वर्ड पैसिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मींस नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अंडरस्टैंड दिस, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, वाटर इज स्टिल मूविंग, बट इट इज मूविंग थ्रू अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। व्हाट टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज दिस? No transfer proteins. नो, So, इट्स ट्रांसफरिंग थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि यहाँ पे uh, एक्वापोरेंस हैं, लेकिन एनर्जी नहीं यूज कर facilitated. रहा। करेक्ट। सो ये जो एक्वापोरेंस आर परमेबल टू वाटर, ये अलाउ करते हैं वाटर टू पास थ्रू पैसिवली थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये तो थे तीन पॉइंट्स ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब। सो लेट्स जस्ट समराइज दैट। डिसेंडिंग लिम्ब, सबसे पहले तो हमने देखा कि ये परमिएबल टू वाटर है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये इम्परमिएबल टू आयंस है। ये जो परमिएबल टू वाटर, ये कैसे? बिकॉज डिसेंडिंग लिम्ब की लाइनिंग पे एक्वापोरेंस होते हैं, एक ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो वाटर को पास होने देते हैं बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर हमने ये देखा कि ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नहीं है जो सोडियम आयंस को जाने दें, तभी तो वो इम्परमिएबल है। सो दीज आयंस, नॉट जस्ट सोडियम, ऑल ऑफ द आयंस इन द लुमिनल फ्लूइड नाउ मूव इनटू द असेंडिंग। दूसरा हमने क्या देखा? एक बार वाटर निकल जाता है तो लूमिनल फ्लूइड में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सो द डिसेंडिंग लिम्ब क्या एक्चुअली कर रहा है? कंसंट्रेट कर रहा है लूमिनल फ्लूइड को। एंड द लास्ट थिंग, selective reabsorption of water is facilitated diffusion. It's a passive process. ये तीन पॉइंट्स अभी तक हमने किए। उसके बाद बात करते हैं ऑफ द फीचर्स ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द मेन फीचर्स। तो हमने एसेंशियली लूप ऑफ हेनले को दो डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। सो द मेन फीचर्स ऑफ द असेंडिंग लिम्ब आर, सबसे पहले तो लेट्स जस्ट गो बैक टू दिस डायग्राम। अब हमने ये पढ़ा था ना एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के जो आयंस हैं वो सेलेक्टिवली रिअब्सॉर्ब होते हैं लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में एंड कलेक्टेंट में, एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर टू। करेक्ट? Yes. तो अब लेट्स टॉक अबाउट द परमिएबिलिटी ऑफ द आयंस। हमने तो कहा था कि आयंस आर परमिएबल, एंड हमने तो कहा था कि आयंस आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द लूप ऑफ फेनले। लेकिन जस्ट नाउ हमने देखा डिसेंडिंग लिम्ब डज नॉट ऑफर दैट अपॉर्चुनिटी, असेंडिंग लिम्ब को देनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं लूप ऑफ फेनले में आयंस की सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है। वेयर स्पेसिफिकली इन द लूप ऑफ फेनले? असेंडिंग लिम्ब। तो अब ये असेंडिंग लिम्ब में ऐसा क्या है जो डिसेंडिंग में नहीं है और ये ऑफर कर रहा है आयंस को कि अच्छा आप सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाओ? असेंडिंग लिम्ब की लाइनिंग में सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं, सोडियम पोटेशियम कैरियर प्रोटीन्स हैं विद इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल लाइनिंग द असेंडिंग लिम्ब। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयर आर सोडियम पोटेशियम, जिसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं Na+K+ pumps। अच्छा, यू रिमेम्बर व्हाट टाइप ऑफ अ कैरियर प्रोटीन देयर वाज? मैंने एक वर्ड बताया था, समथिंग कैरियर प्रोटीन। एंड इट्स, ये नाम हम यूज करते हैं उन कैरियर प्रोटीन्स के लिए जो कि एक साथ चीजों को अंदर भी आने देते हैं और बाहर भी जाने देते हैं। देयर वाज अ वर्ड फॉर दैट। Co-transport? कोर ट्रांसपोर्ट तो वो टाइप का ट्रांसपोर्ट था ना, वेर इन सब्सटेंसेज आर गोइंग टू बट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट्स द नेम फॉर वो वाली कैरियर प्रोटीन जो चीजें बाहर भी और अंदर भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में लेके जाती है? टेक अ गेस। ओके, तो उसका नाम था, ओके यू हैव एन आइडिया? No, it's not coming in the mind. ओके, तो उसका नाम था एंटी पोर्टर कैरियर प्रोटीन। सो इफ यू हैव टू रिमेम्बर दिस वर्ड, डू दिस। पोर्टर का वर्ड यूज हो रहा है। पोर्टर वो लोग होते हैं जो कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंटी का वर्ड यूज हो रहा है।
एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना, एंटी पोर्टर कैरियर प्रोटीन। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप्स है, इनके हमें नाम से समझ आ गया, सोडियम को और पोटेशियम को ऑपोजिट डायरेक्शंस में लेके जाते हैं। ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज 3 सोडियम आयंस आउट, Your 2 voice पोटेशियम। got distorted in the middle. I did not hear anything after anticoagulant. ओके, तो एंटी पोर्टर कैरियर प्रोटीन हमें याद रखना है। उसके बाद हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सी चीजें बाहर जा रही हैं और कौन सी चीजें अंदर आ रही हैं। 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द नंबर्स 3 and 2। अच्छा, ये जो असेंडिंग लिम्ब है ना, इस असेंडिंग लिम्ब की जो लाइनिंग है, सो दिस थिंग विच आई एम हाईलाइटिंग इन रेड, कुड यू सी दिस रेड लाइन? Your voice got distorted again. ओ माय बैड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं डेटा से कनेक्ट कर लेता हूँ, गिव मी अ मिनट। इज माय वॉइस ऑडिबल? Yeah, it is. ओके, तो आई वाज सेइंग कि आर यू एबल टू सी दिस रेड लाइन ओवर हियर? ये जो लाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, Yes. आई एम नॉट श्योर व्हाट द प्रॉब्लम इज। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? जस्ट टेल मी दैट। No, I can't see your screen yet. You can't see my screen yet. Okay. I don't know जब से क्या मसला आना शुरू हो गया. It was fine just like 1 hour ago when I was taking the class. Just give me a second. Okay. अब दिख रही है? Yeah. Okay. So, just continuing. ये जो ascending limb है ना, this limb right here, किसी भी हम descending को या ascending को देखें तो उसकी लाइनिंग होती है, उसकी वॉल्स की लाइनिंग होती है। अगर हम ascending limb की लाइनिंग देखें, इस लाइनिंग के अंदर सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनका कोई स्पेशल नाम नहीं, इट्स जस्ट सेल्स विच आर ऑन द लाइनिंग ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। इन सेल्स के अंदर जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं। सो लेट मी जस्ट मेक सम सेल राइट हियर। उसमें अगर हम जूम इन करें तो यहाँ पे वी गेट द सोडियम पोटेशियम पंप्स। दीज आर Na प्लस एंड K प्लस पंप्स। सो नाउ यू वुड सी कि ये पंप्स एसेंशियली आ कहाँ पे रहे हैं? इन द सेल्स की सेल सर्फेस मेम्ब्रेन विच आर लाइनिंग द असेंडिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर आर सोडियम पोटेशियम पंप्स इन द मेम्ब्रेन। सो यू नेवर राइट इन द लाइनिंग, बट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स लाइनिंग द लिम्फ। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो आयोन्स अब लूमिनल फ्लूइड में थे, ये अब सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होके असेंडिंग लिम्फ से बाहर निकल जाते हैं। So resulting in selective reabsorption of these ions। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, एक्वापोरेंस डिसेंडिंग लिम्ब में है, बट एक्वापोरेंस असेंडिंग लिम्ब में नहीं होते। सो टेल मी दिस, क्या असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होगा टू वाटर? No. नो, क्योंकि व्हाई वाज द डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर? क्योंकि उसमें एक्वापोरेंस थे जो कि अलाउ कर रहे थे पानी टू पास थ्रू। जब एक्वापोरेंस ही नहीं है तो वाटर के लिए कोई चैनल ही नहीं है जिसके थ्रू वो जा सकते हैं, उसके लिए कोई पाथ ही नहीं बना हुआ। दिस इज व्हाई द असेंडिंग लिम्ब इज impermeable, दिस इज द सेकंड पॉइंट,
ascending वाला part of the loop of Henle is impermeable to water due to the lack of aquaporins. अच्छा, अब फीचर नंबर 3 इनफैक्ट, ये luminal fluid को dilute करता है. तो while the descending limb was concentrating it, अब ascending limb dilute कर रहा है. Any idea how is it diluting the luminal fluid? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So could you repeat what you said? So any idea how the ascending limb is diluting the luminal fluid? I think the ions are moving out of the sending limb. हम्म, करेक्ट, So, क्योंकि वो so the आयंस, pumps. बिल्कुल. सो जस्ट कंप्लीट. So basically, if the ions are moving out, so basically the water potential over here is increasing, ओके, and hence the fluid is हम going to कहेंगे कि dilute. डाइल्यूटेड. बिल्कुल सर. सो लुमिनल फ्लूइड डाइल्यूट हो रहा था क्योंकि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी सोडियम और पोटेशियम आयंस की. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस यहाँ पे क्या हो रहा है. डिसेंडिंग में कॉन्सेंट्रेट, असेंडिंग में डाइल्यूट. तो इट डाइल्यूट्स द luminal fluid due to the reabsorption of sodium and potassium ions. Okay. उसके बाद the fourth and the last point. ये वाला जो ascending limb है ना, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम pumps थे. Now, whenever you see the word pump, what should you think of? Facilitated diffusion. The word pump. Remember, Oh, active pumping of transport. active transport. So whenever you see the pump, whenever you see the word carrier protein, active transport. So does that make the processes happening in the ascending limb an active process? Yeah. करेक्ट. तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रही है. सो जो भी, सो मैं अभी समराइज कर देता हूँ. एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द असेंडिंग लिम्ब. सो अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ बाय राइटिंग ऑल ऑफ द स्टफ फॉर द डिसेंडिंग लिम्ब ऑन द लेफ्ट साइड एंड द असेंडिंग लिम्ब ऑन द राइट साइड. यहाँ पे टेबल बना देते हैं. सो एवरी टाइम यू रिवाइजिंग, जस्ट लुक एट दिस टेबल, ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. सो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब and on the right side, the ascending limb. And I'll keep asking you questions ताकि एक तो obviously I know कि internet चल रहा है, and more importantly I know that if you are able to understand this or not. Okay, सबसे पहले tell me this, is the descending limb permeable to water or not? It is. I can't hear you, your voice is a bit laggy. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Yeah, so basically the descending limb is permeable to water. Okay, and what is the transport protein because of which this is permeable to water? Aquaporins. Aquaporins. What about the ascending limb? Is that permeable to water or impermeable, and why? It is impermeable to water because it does not have aquaporins. Correct. तो यहाँ पे लिख देते हैं impermeable to water, lack of aquaporins. Okay. Now, descending limb में, is it a passive reabsorption or is it active reabsorption? Passive reabsorption. Passive reabsorption. And ascending में?
Active. एक्टिव, वेरी गुड। सो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ओके, अब डिसेंडिंग लिम्ब में it is permeable to water. What about ions? Is it permeable to ions? Yes, it is. So descending limb is impermeable. Sorry, descending limb you said is permeable to ions. Now tell me this. You remember कि हमने डायग्राम में सोडियम आयन को मूव करवाया था all the way through the descending to the ascending Oh, limb? yeah, it's not. Sorry. Yes, it's not permeable to ions. So the way you would remember this, descending limb में aquaporins हो. So जब भी कैसे याद रखो, how will you remember it? Water and ions are two opposite stuff. So whenever किसी limb में you see कि water permeable है तो ions नहीं होगा. And whenever ascending limb में you see कि water impermeable है तो ions permeable होगा. Now you know कि descending limb में aquaporins है. So it's permeable to water. So now you automatically know कि opposite ions के साथ होने वाला है. It's impermeable to ions. There is no science behind it, just a way of remembering it. Sir, I have a question. Uh, Hmm. I think I wrote this wrong, but I've made a diagram in school, and Okay. I've made the ions moving out of the ascending limb into the tissue fluid in the middle, and then into the descending limb. And I've wrote that the descending limb is permeable to water and ions, and that the ascending limb is permeable to ions but not water. So this is like wrong. So descending limb is water permeable. It And is I not. No, so uh, that's where the wrong thing is. It's impermeable to ions. क्योंकि ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स हैं ही नहीं डिसेंडिंग लिम्ब में जो कि आयंस को मूव करने के लिए अलाउ करेंगे. इट्स जस्ट एक्वापोरेंस. right, so basically the ions don't move from the ascending to the descending. The ions don't move from the ascending to the descending. Yes. So it the descending बाद में आता है, right? So there is nothing that moves from ascending backwards to descending. No, like from the middle. I think in the So you're saying from here? uh, like basically from the ascending limb, it like I basically I'll send you the diagram if it's okay. Yeah, Should I send yeah. it on I can. WhatsApp? Yeah, yeah. I'll just check it. Yeah. Right. So I can see the picture here. So you're saying कि ascending limb में से ions निकलेंगे और फिर उसके बाद they will move into the tissue fluid और वो वापस से descending limb में चले जाएंगे. Yeah. तो think about it like this. अगर वो ascending limb में से निकलेंगे and then they go into the tissue fluid and then they go back into the descending limb. हमारे पास net process क्या बना? Could you repeat the question? I don't understand. अगर हम आयॉन्स को ascending limb में से निकालेंगे और फिर उनको टिश्यू फ्लूइड में हमने डाल दिया और फिर वापस से डिसेंडिंग लिम्ब में डाल दिया तो aren't we going in a circle? नेट हमारा प्रोसेस जीरो नहीं हो रहा? फिर से the ions move through the descending limb, then when they reach the ascending हम फिर से उनको निकालेंगे फिर से descending में डाल देंगे, right?
Yeah, I think it even yeah. Basically, I wrote an answer with this, and Hmm. basically I wrote that these ions leave the ascending limb and diffuse into Okay. the descending limb, and the water leaves the descending limb by osmosis and enters the medullary tissue fluid, where it is reabsorbed by the blood. Because and then Okay. I wrote something about the counter current multiplier and the fluid becoming very concentrated at the bottom. ओके सो दिस इज ऑल स्टफ जो कि अगेन आई वुड से सिलेबस में नहीं है द काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये 2015 के बिफोर में था अभी ये इन्होंने हटा दिया है जस्ट बिकॉज इट वाज टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑल ऑफ दैट अच्छा टेल मी वन थिंग अनदर थिंग टू प्रूव दिस अगर आयॉन्स सोडियम और क्लोराइड आयन में असेंडिंग इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज एट द बैक Yeah, ओके I या just got really confused in this. हाँ तो थिंक अबाउट दिस आयोन्स असेंडिंग लिम्ब में से निकल रहे हैं फ्लूइड में जा रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब में वापस आ रहे हैं एक तो ये ना कि एक साइकिल प्रोसेस चल रहा है हम कुछ अचीव नहीं कर रहे इससे एंड ऑल्सो वन मोर थिंग यू सेड कि अगर ये डिसेंडिंग लिम्ब में वापस से डिफ्यूज करेंगे तो क्या इससे डिसेंडिंग लिम्ब का वाटर पोटेंशियल कम होगा uh, yes. अगर डिसेंडिंग लिम्ब का वाटर पोटेंशियल कम होगा तो फिर द नेक्स्ट पॉइंट यू सेड कि वाटर विल osmotically move from the descending limb into the tissue fluid वो कैसे करेगा वाटर पोटेंशियल तो डिसेंडिंग का कम हो गया राइट Oh, right. Yes, so ये सारी चीजें just have a glance at this and I think you could ask your teacher again. Maybe there is some sort of थोड़ी सी misunderstanding हो गई है लेकिन what I understand, what I have learned is कि descending limb में it has aquaporins, it has no transport proteins which allow for ions का selective reabsorption तो ascending में जाते हैं ascending में जब ये जाते हैं तो there they find the sodium potassium pumps and one other pump which is again not in the syllabus it's called the sodium potassium chloride pump. So it's a triple pump. मतलब ट्रिपल चीजों को वो ट्रांसपोर्ट करता है. It's also called NKCC, sodium potassium chloride carrier protein. But again, this is still not in the syllabus. Sodium potassium pump syllabus में है. इसकी वजह से क्या होता है? अब ये ions ascending limb से निकल के वापस से fluid में चले जाते हैं. From the fluid into the peritubular capillary network and all of that stuff. Right, I'll reconfirm and then let you know. Yeah. Okay. अच्छा अब ये ascending limb में so we were continuing with active reabsorption. वो बिल्कुल सही है. Now after that व्हाट कौन सा लिम्ब कॉन्सेंट्रेट करता है लुमिनल फ्लूइड को और कौन सा लिम्ब डाइल्यूट करता है लुमिनल फ्लूइड को The ascending limb, it dilutes, I think, and करेक्ट the the descending limb, it basically concentrate. Yeah, कॉन्सेंट्रेट्स बिल्कुल सही है concentrate. सो हाउ कुड यू रिमेम्बर दिस वेरी सिंपल डिसेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन्स वाटर उसमें से निकलेगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इट विल concentrate the luminal fluid and whatever I just said just the opposite of that for the ascending limb so concentrate the luminal fluid and यहाँ पे dilutes the luminant fluid. Okay, so if I were to just summarize ये पूरा अभी तक हमने जो किया स्ट्रक्चर के बारे में इसके रोल के बारे में in a single sentence. So when you read the sentence, all of the details just pop into your mind. Summary of the role of loop of Henle. इसकी एक सिंगल सेंटेंस में समरी है reabsorption selective reabsorption of water and ions. When you read the sentence, you should think of this. अच्छा, water सबसे पहले तो कहाँ पे selectively reabsorb होता है? Ions कहाँ पे होते हैं? Water and ions कैसे होते हैं?
वाटर होता है तो लुमिनल फ्लूइड पे क्या फर्क पड़ता है, आयॉन्स होते हैं तो लुमिनल फ्लूइड पे क्या फर्क पड़ता है, वाटर कैसे होता है, इज इट पैसिव और एक्टिव, आयॉन्स कैसे होता है, पैसिव और एक्टिव. Once you think about all of these things, you have remembered the entire table. तो इस तरीके से create trigger words in your understandings या in your conceptual clarity के whenever you see this word, it automatically pops up in your mind कि अच्छा I learned this and this and this which will help you to answer. So just as a fun fact, do you know that song or music can act as a trigger point? Not related to the topic at all. Oh, I did not know that. So, not music as in the music जो normally चलता है, sounds and waves like alpha waves, beta waves and theta waves. जब इन waves को हम सुनते हैं ना, and whenever we start studying, I don't do that, लेकिन some of my friends do. वो इनको सुनते हैं and then they start studying. It's not artists or stuff like that. It's just waves, sound waves. उससे उनकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाती है. तो क्या होता है कि whenever they hear the same thing again, उनको वो चीजें ट्रिगर होना शुरू कर देती हैं, उनको वो चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं. So just as a fun fact. Similarly, when you read the word water and ions, you should be able to remember this entire table. Varna, if you don't know the sentence, remembering all 4 points and all 3 points will be very, very difficult. Okay, so I'll keep it till here today क्योंकि अगली क्लास में we'll start with the big chunks of the chapter which is osmoregulation, blood glucose concentration and etc etc. तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो. No, there are no questions. Right, so could you give a summary of what we did today? So basically, we learned that the ascending limb is permeable to ions, not water, and the descending limb is permeable to water but not ions. And basically, the descending limb uh, concentrates the fluid, and Correct. basically the ascending limb it dilutes it, and basically And then what about the passive and active movement? कौन सी yeah, चीज किसमें होती है? so basically the active reabsorption one is in the ascending limb, and the descending limb is the one with the passive reabsorption. All right, perfect. Then we'll keep it till here today. Inshallah, we'll continue this on Saturday. Okay, sure. Right. Thank you, Hafiz. Thank you, Allah.